Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में आधुनिक भारतीय इतिहास के इतिहास लेखन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने सबाल्टर्न स्कूल या उपाश्रयित इतिहास लेखन की बात की। इस लेक्चर में हम उस चर्चा को जारी रखेंगे और यहाँ हम उपाश्रयित इतिहास लेखन से जुड़े हुए इतिहासकारों की कुछ रचनाएं, उन रचनाओं की अहमियत आदि पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यदि बहुत संक्षेप में पिछले लेक्चर की बात अब तक की गई उपाश्रयित इतिहास धारा की बात बहुत संक्षेप में यदि करें तो आपको याद दिला दें कि जो सबसे अहम मसला है वह यह कि राष्ट्रवादी आंदोलन की जब हम बात करते हैं, उस राजनीति की बात करते हैं, तो इस विचारधारा के इतिहासकारों का मानना है कि दो पार्टों में हमें यह राष्ट्रवादी आंदोलन को देखना चाहिए। एक तो अभिजात्य और दूसरा उपाश्रयित। फिर हमने देखा कि अब तक के इतिहास लेखन की आलोचना करते हुए रणजीत गुहा ने यह तर्क रखा है कि अब तक का इतिहास दरअसल अभिजातियों का ही इतिहास रहा है, जहां आम जन या उपाश्रयित किस प्रकार अपनी शर्तों पर राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो रहे थे, इस बात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसका विश्लेषण करना तो बहुत दूर की बात है। तो इन मूल प्रस्तावना के बाद, और इसकी अहमियत हमने पिछले लेक्चर में विस्तार से इसकी चर्चा की थी, यहाँ हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस इतिहास लेखन के उदाहरणों की बात करें। रणजीत गुहा के एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी का पिछले लेक्चर में हमने जिक्र भर किया था। यहाँ गुहा औपनिवेशिक काल, खास तौर पर 19वीं सदी में हुए अनेक आदिवासी विद्रोहों की गहन पड़ताल करते हैं और
अब तक जिस प्रकार से इन आदिवासी आंदोलनों की बात की गई थी, जिनमें इन आंदोलनों को स्पॉन्टेनियस अर्थात त्वरित विद्रोह माना गया था, जहां औपनिवेशिक इतिहासकार या फिर बाद के इतिहासकारों ने आदिवासियों के अंधविश्वासों की बात की थी। यह तर्क दिए गए थे कि आदिवासी आंदोलन विफल रहे क्योंकि उनमें संगठन का अभाव था, उनमें भविष्य की कोई मुकम्मल योजना न थी। इन सभी अहम पहलुओं को सिलसिलेवार तरीके से गुहा खंडन करते हैं और बताते हैं कि ये आदिवासी विद्रोह सुनियोजित थे, इनमें भविष्य की मुकम्मल योजना थी और इनमें संगठन का भी अभाव नहीं था। लेकिन जो बात रेखांकित होती है गुहा के इस पुस्तक से, वह यह कि जब हम इन आदिवासी विद्रोहों की बात करें तो सबसे पहले यह जरूरी है कि एक इतिहासकार के रूप में हमारे जो अपने पूर्वाग्रह हैं, चाहे वह आंदोलन को लेकर पूर्वाग्रह हो या आदिवासी समाज को लेकर पूर्वाग्रह हो, आदिवासी समाज के चेतना को लेकर पूर्वाग्रह हो, सबसे पहले हमें उन पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा और इन आंदोलनों को उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के, समाज के दृष्टि से, उनके नजरिए से हमें इतिहास को गढ़ना होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि हम जिन सरकारी दस्तावेजों में, जिन औपनिवेशिक दस्तावेजों में इन आंदोलनों का जिक्र हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है, उन्हें रचनात्मक तरीके से और बारीकी से उनको पढ़ा जाए। इसके लिए वे अपने बाद के एक बहुत महत्वपूर्ण आलेख में, प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, वहाँ वे वाल्टर बेंजामिन की संकल्पना अगेंस्ट द ग्रेन, अर्थात जो दस्तावेज में, जो टेक्स्ट में नहीं कहा जा रहा है, उन अनुपस्थित बातों को जो कहा जा रहा है उसको उलटकर हमें पढ़ना होगा। तो ऐसे गंभीर प्रयास और एक तरह से कह सकते हैं कि रचनात्मक प्रयास उपाश्रित इतिहासकार कर रहे हैं, जिससे इतिहास की नई समझ हमारे सामने उभर कर आती है। यहाँ
राजनीति और संस्कृति, राजनीति और धार्मिकता, राजनीति और सामाजिकता, इन सब के बीच के ताने बाने को नए तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में दीपेश चक्रवर्ती की पुस्तक रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री हमारे सामने आती है, जहां वे बंगाल के जूट मिल श्रमिकों का इतिहास लिख रहे हैं और वे बताते हैं कि यदि हम भारत में श्रमिक वर्ग की चेतना की बात करें, वर्किंग क्लास कॉन्शसनेस की बात करें, तो यह स्थानीय शर्तों पर तय हो रही है। यहाँ वे यह दिखाते हैं कि जो श्रमिक वर्ग, जूट मिलों में श्रमिक वर्ग थे, वह दरअसल उनकी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाके से कलकत्ता प्रवास के साथ आती है और यहाँ उस श्रमिक वर्ग चेतना को समझने के लिए हमें इस प्रवासी मजदूरों की सामाजिकता को समझना होगा। इसी सामाजिकता के माध्यम से और इस सामाजिकता का स्वरूप दरअसल श्रमिक वर्ग चेतना के स्वरूप को तय कर रहा है। तो संक्षेप में कहें तो जो श्रमिक वर्ग चेतना की एक वैश्विक संकल्पना हमारे दिमाग में है, यदि हम बार बार उसी वैश्विक संकल्पना से यह परखते रहेंगे कि क्या भारत में श्रमिक वर्ग चेतना रही या उनका अभाव रहा, तो दरअसल हम कभी भारतीय परिस्थितियां, भारतीय इतिहास में जिस प्रकार से श्रमिक वर्ग चेतना का अनोखा स्वरूप गढ़ा जा रहा है, वहां तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो भारतीय परिस्थितियों की विशिष्टताओं को हमें और उन विशिष्टताओं के जरिए ही हमें श्रमिक वर्ग चेतना का इतिहास लिखना होगा। यहाँ सामाजिकता और संस्कृति का सवाल फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ वह क्षेत्रीय विशिष्टताएं जिनके माध्यम से श्रमिक वर्ग में आपसी संबंध, पदानुक्रम आदि तय हो रहे हैं, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम शाहिद अमीन के दो अहम इतिहास लेखन की बात करेंगे। पहला उनका आलेख गांधी एज महात्मा, जो सबाल्टर्न स्टडीज़ के तीसरे खंड में जिसका प्रकाशन हुआ, और यहाँ वे अफवाहों की तरफ
हमारा ध्यान खींचते हैं, जो विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में के पृष्ठभूमि में वहाँ फोकस्ड है यह काम। और इस काम के जरिए वे बताते हैं, शाहिद अमीन, कि महात्मा गांधी की छवि जिन रूपों में कृषक समूहों के बीच उनका सर्कुलेशन हुआ, उसमें अफवाहों की बड़ी अहम भूमिका रही। और इन अफवाहों के जरिए दरअसल कृषक समुदाय महात्मा गांधी की छवि अपने मन में, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के जरिए गढ़ रहा है, जो जरूरी नहीं है कि वही छवि है जो महात्मा गांधी या उनके सहयोगी प्रचारित प्रसारित करना चाह रहे हैं। यह वही छवि नहीं है जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच में प्रसारित कर रहा है। यहाँ गांधी जी को ईश्वरीय रूप में देखा जा रहा है। अनेक किस्म की अफवाहें हैं कि जिसने भी महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया उसका बुरा हुआ, जिसने साथ दिया उसका भला हुआ, आदि आदि। तो यह जो अफवाहों का आर्काइव है, यह तो कोई प्रमाणिक बात नहीं हुई, जिसे हम ऐतिहासिक सत्य, रैशनल ट्रुथ की बात करते हैं। लेकिन क्या इन अफवाहों को हम कृषक चेतना को स्वरूपित करने वाले न मान लें? क्या इन अफवाहों की इतिहास में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा सोच हमेशा उन पाठ्यपुस्तकों से बना होता है जो तार्किक होते हैं? क्या समाज के सोच में, सामूहिक सोच में इन अफवाहों की भूमिका को हम नज़रअंदाज करें? और यदि नहीं तो क्यों नहीं हम इन अफवाहों को ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में सत्य और झूठ से परे इनकी राजनीति को समझने की कोशिश करें? यह एक अद्भुत आलेख है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शाहिद अमीन की पुस्तक 1922 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही घटित चौरी चौरा की घटना के ऊपर केंद्रित है। 1922 में 5 फरवरी को एक उग्र भीड़ ने चौरी चौरा नामक गांव में अंग्रेज सरकार के एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया और जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए। इस उग्र भीड़ ने उस पुलिस थाने में आग लगा दी।
इस एक घटना के कितने आयाम हो सकते हैं, इस घटना की महात्मा गांधी और सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने एक सिरे से आलोचना की। महात्मा गांधी ने कहा कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन का नारा वापस ले लिया। लेकिन एक हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह शाहिद अमीन इस घटना की राष्ट्रवादी आख्यान, इसके स्थानीय आख्यान, इस घटना के मिथक हो जाते इतिहास की बात करते हैं, जहां औपनिवेशिक आर्काइव, हिस्टोरिकल फील्ड वर्क, मिथक, ऐतिहासिक प्रमाण सभी कुछ दर बदर नए रूपों में, नए कलेवर के साथ एक पाठक के समक्ष आता है, जिसे हिस्टोरियंस क्राफ्ट कहते हैं। उसका यह किताब भारतीय संदर्भ में ही नहीं, वैश्विक संदर्भों में भी एक नायाब उदाहरण माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानंद पांडे और डेविड हार्डिमन जैसे इतिहासकार हैं, जिन्होंने कृषक आंदोलनों का इतिहास लिखा। ज्ञानंद पांडे ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुए कृषक आंदोलन पर लिखा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास पर काम किया। दूसरी तरफ डेविड हार्डिमन गुजरात के खेड़ा जिले में कृषक आंदोलनों की बात करते हैं और दक्षिणी गुजरात में आदिवासियों के मध्य सन 1920 के दशक में देवी आंदोलन की बात वो करते हैं। ज्ञानंद पांडे और हार्डिमन दोनों ने ही यह दिखलाने की सफल कोशिश की है कि किस प्रकार इन जगहों पर दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके या दक्षिणी गुजरात के आदिवासी इलाकों में जो आंदोलनकारी हैं, वे गांधी को अपने ही मन की छवि से, गांधी की छवि को गढ़ रहे हैं। जहां गांधी कभी, जैसे डेविड हार्डिमन दिखाते हैं कि वहां आदिवासियों की देवी के साथ महात्मा गांधी चरखा काटते हुए नजर आते हैं। इन छवियों के द्वारा जो आप कहें तो निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव
हिस्टोरिकल ट्रुथ से बहुत भिन्न है। गांधी जी की एक दैवीय छवि का निर्माण हो रहा है। जो बात हमने शाहिद अमीन के गांधी एज महात्मा की बात की थी, वही यहाँ अलग तरह से अलग रूपों में हमें देखने को मिलता है। इन छवियों में गांधी जी एक दैवीय रूप में हैं। उन्हें कई दफ़ा कई उदाहरणों में हम एक अहिंसक नेता के रूप में भी नहीं पाते। गांधी जी की बातों से, उनके मैसेजेस, उनके अपील, उनके गांधी जी के अपने जो फ़लसफ़े हैं, उनसे बहुत दूर है यह ज़मीनी हकीकत। ज्ञानंद पांडे की दूसरी किताब, जो सांप्रदायिकता के औपनिवेशिक कॉन्स्ट्रक्ट की ओर है, औपनिवेशिक निर्मितियों की तरफ हमारा ध्यान खींचती है, और वे बताते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक दस्तावेजों में और ज्ञान एवं सूचना के आख्यानों में दो समुदायों के बीच के संबंध समय के साथ सांप्रदायिकता के विशेषण के साथ नवाजे जा रहे हैं। और यहाँ फिर से मैं कहूँ, जिस प्रकार रंजीत गुहा के हमारे पहले जिक्र में मैंने कहा कि एक औपनिवेशिक आर्काइव को कितने अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक छोटी सी घटना बनारस में होती है और उस घटना का रिपोर्टिंग अलग अलग समय में किस तरह से अलग अलग तरीके से हो रहा है, और उसकी छवियां किस तरह से नए रूपों में पेश की जाती हैं, इसका यह अनूठा उदाहरण है। यदि हम आगे अपना रुख पार्थ चटर्जी की तरफ करें, एक महत्वपूर्ण उपाश्रयित विद्वान, उपाश्रयित इतिहास धारा के विद्वान पार्थ चटर्जी एक राजनीतिक सिद्धांतकार, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने बंगाल के संदर्भ में निजी संपत्ति के इतिहास की चर्चा की। लेकिन यहाँ मैं इनकी दूसरी किताब, जो राष्ट्रवाद के नए सिद्धांतों को गढ़ रही हैं, उसकी संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। वह है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। यहाँ पार्थ चटर्जी हमें राष्ट्रवाद को
संकल्पनात्मक स्तर पर औपनिवेशिक समाज में किस तरह से समझा जाए, उसकी एक नई व्याख्या लेकर आते हैं। इसे समझने से पहले मैं यह बताते चलूं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ पहले जब हम मार्क्सवादी इतिहास धारा की बात कर रहे थे तो A.R. देसाई के हवाले से कहा था कि वहाँ राष्ट्रवाद को एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है, न कि एक प्राइमोर्डियल कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तथ्य जो किसी खास हिस्टोरिकल जंक्चर में, किसी खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिसका उदय होता है, जिसका विकास होता है। इस व्यापक मार्क्सवादी नज़रिए से देखते हुए एक मशहूर सिद्धांतकार हुए बेनेडिक्ट एंडरसन। इन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से यह आर्गुमेंट रखा कि राष्ट्र दरअसल एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। इमेजिन्ड कम्युनिटी कहने का यह मतलब नहीं कि इमेजिनेशन, कल्पना को हम झूठ और सत्य के कसौटी पर रखकर देखें, उस चौखटे में रखकर देखें। इमेजिन्ड कम्युनिटी कहने का अर्थ यह कि कोई भी समुदाय जो फेस टू फेस कांटेक्ट से परे होता है, जहाँ लोग और समाज, समुदाय, अलग अलग समुदाय अलग अलग एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ उनमें जुड़ाव की जो बात होती है, जो लगाव होता है, वह बहुत अप्रत्यक्ष कारणों से होता है। वह समाचार पत्रों के माध्यम से होता है। एक जिसे वे कहते हैं वी फीलिंग, जहाँ आप और हम, मैं और आप मिलकर एक सामूहिक हम का निर्माण करते हैं। हम दिल्ली में हैं, कोई मद्रास में है, कोई बंगाल में है, फिर भी हमारे बीच यह एक सामान्य कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम सभी भारतवासी हैं। तो यह जो एक कॉमनैलिटी है, यह जो सामूहिकता की परिकल्पना है, जिसमें हम सभी अपने को उस समूह के सदस्य के रूप में देखने लगते हैं, इसकी बात वे कर रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि दरअसल राष्ट्रवाद पहले पश्चिमी यूरोप में 18वीं सदी में उसका उदय होता है, औद्योगिक पूंजीवाद के पृष्ठभूमि में, और पश्चिमी यूरोप में उपजा राष्ट्रवाद दरअसल दूसरे जगह एक मॉड्यूलर फॉर्म में, एक मॉडल की तरह प्रसारित हुआ, खासकर औपनिवेशिक समाज में। तो औपनिवेशिक समाज का राष्ट्रवाद उस नज़रिए से दरअसल एक उधार ली हुई संकल्पना है। पार्थ चटर्जी ने इसका
सिलसिलेवार खंडन किया और दिखाया कि भारत में जो राष्ट्रवादी नेतृत्व रहा, जो चिंतक रहे, उनका विचारधारा किस प्रकार पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रवाद की विचारधारा से नितांत भिन्न रहा। इसी के साथ यदि हम आगे बढ़ें, यहाँ मैं जाहिर सी बात है कि बहुत विस्तार में किसी एक कृति या एक इतिहासकार की बात नहीं कर पाऊँगा। समय की अपनी सीमा है और हमें इन उदाहरणों के आगे कुछ अहम बिंदुओं को रेखांकित भी करना है, जिससे उपाश्रित इतिहास धारा का एक सम्यक मूल्यांकन हो सके और वहाँ से हमें कुछ इतिहास दृष्टि की प्राप्ति हो सके। दूसरी तरफ ज्ञान प्रकाश ने बंधुआ मजदूर के समुदाय पर काम किया, भूमिहीन मजदूर के समाज के ऊपर, और दिखाया कि किस प्रकार वहाँ दावेदारियों का, प्रतिदावों का एक अद्भुत खेल चल रहा है। किस प्रकार ये भूमिहीन कृषक मजदूर, और उनका यह काम बिहार के गया जिले के भूमिहीन कृषक मजदूरों के समाज पर केंद्रित है। यह समाज किस प्रकार अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, अपनी धार्मिकता और अपने विश्वासों की दुनिया में अलग किस्म के दावे कर रहा है, और वहाँ उनकी नैतिकता, उनकी राजनीति वही नहीं है जो कि एक बुर्जुआ सामाजिक मूल्य जिसे हम कहें। तो जब हम भूमिहीन कृषक मजदूरों की चेतना, उनकी सामाजिकता की बात करें, तो हमारे समक्ष जो वैश्विक या डोमिनेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो वैश्विक संकल्पनाएं हैं इतिहास की, सामाजिकता की, हमें उन्हें ताक पर रखकर नए सिरे से सोचना होगा। इसी तरह अलग अलग इतिहासकारों की बात हम करते जा सकते हैं, लेकिन यदि कुछ मोटे रुझानों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हमें उपाश्रित इतिहास धारा में देखने को मिलते हैं। 3 मोटे चरणों में हम अपनी सहूलियत के लिए इस इतिहास धारा को बांट सकते हैं। पहला चरण, जो 1982 में जब सबाल्टर्न स्टडीज़ की पहली पुस्तक आई थी,
पहले 3 खंडों में एक आरंभिक दौर का यह चरण था, जहां एक किस्म की आक्रामकता हमें इन इतिहासकारों के आर्गुमेंट्स में मिलता है, जहां अब से पहले किए गए इतिहास से बहुत अलग कुछ करने की, नए विषयों को सामने लाने की बात थी। लेकिन फिर 1985-86 तक आते आते इस पहले चरण की कुछ महत्वपूर्ण कमियां, सीमाएं, उनकी तरफ इन्हीं इतिहासकारों के मध्य से, और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के द्वारा हमारे सामने इस पहले चरण की आलोचना सामने आती है, जिसमें यदि चंद महत्वपूर्ण सवालों को मैं यहाँ जिक्र करूँगा तो एक बड़ा मुद्दा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने उठाया कि इस उपाश्रयित इतिहास लेखन में नारी की उपस्थिति को क्यों नजरअंदाज किया गया, यह क्यों एक पुरुषवादी उपाश्रयित वर्ग का इतिहास है। दूसरी महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित सवाल वे उठाती हैं, वह यह कि क्या उपाश्रयित वर्ग खुद अपनी बात कहने में सक्षम है। अंग्रेजी फ्रेज जो बाद के दशकों में काफ़ी चर्चित रहा, वह प्रश्न है, कैन सबाल्टर्न स्पीक। और इस सवाल के तमाम सैद्धांतिक पहलुओं की बात करते हुए वे कहती हैं कि वे दरअसल हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि एक ऐसा वर्ग जो साक्षर नहीं है, जो लिखना नहीं जानता है, वह वर्ग दरअसल लिखित साक्ष्यों के माध्यम से हमारे सामने पहुंच रहा है। तो ऐसे में आर्काइव और उस आर्काइव, उन दस्तावेजों को पढ़ने वाले इतिहासकार, इन दोनों की मध्यस्थता किसी भी उपाश्रयित इतिहास के ज्ञान मीमांसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मध्यस्थता की बात हम कैसे करें? इसके साथ ही जो दूसरा चरण उपाश्रयित विचारधारा का हम पाते हैं, वहां मेथड्स, ऐतिहासिक पद्धतियों की गहन छानबीन, वहां औपनिवेशिक साक्ष्यों से परे जाने की बात, या फिर औपनिवेशिक साक्ष्यों को नए आलोचनात्मक दृष्टि से, जिसे मैंने अभी जिक्र किया वाल्टर बेंजामिन का फ्रेज अगेंस्ट द ग्रेन, हमें कैसे हम पढ़ सकते हैं। साथ ही अब यह स्पष्ट होने लगा था कि उपाश्रित इतिहास लेखन में इतिहासकारों को औपनिवेशिक आर्काइव से परे जाना होगा।
साहित्य की भूमिका, मौखिक इतिहास की भूमिका यहाँ अहम हो जाती है। तो इस दौर में जैसे कि ज्ञानेंद्र पांडे ने विभाजन की पीड़ा के इतिहास की बात की, जिस बारे में हम जब विभाजन पर केंद्रित लेक्चर में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आदि विषय महत्वपूर्ण हैं। तीसरा चरण जो 1990 के दशक में हम जब उपाश्रित इतिहास धारा को पाते हैं, वहाँ हम इन इतिहासकारों को बड़े सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ रूबरू पाते हैं। जैसे कि दीपेश चक्रवर्ती ने बहुत प्रभावशाली तरीके से इस बात को उठाया कि किस प्रकार उपनिवेश उत्तर काल में, पोस्ट कॉलोनियल समय में उत्तर औपनिवेशिक चिंताओं के साथ हम औपनिवेशिक समाज का इतिहास लिखें, और जो औपनिवेशिक समाज का उपाश्रित इतिहास हम लिखें, वह किस प्रकार इतिहास की जो यूरोप केंद्रित अवधारणा है उसको न तो नज़रअंदाज कर सकती है, न ही उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकती है। तो ऐसे में यह जो पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री है उसकी क्या चुनौतियां हों, उसकी क्या संभावनाएं हों, यहाँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पार्थ चटर्जी औपनिवेशिक समाज में समय की अवधारणा के साथ संवाद करते हमारे सामने आते हैं और नई समझ बनाते हैं। अब पहली बार अल्पसंख्यक समुदायों के इतिहास की तरफ उपाश्रित इतिहासकार अपना रुख करते हैं। मुस्लिम समुदायों का इतिहास कैसे लिखा जाए, यह चर्चा में आता है। इन सब का यदि हम फिर से कुछ मूल सवाल की तरफ आएं, तो एक तो राजनीति और धार्मिकता के बीच का संबंध है। राजनीति की क्या नई संकल्पना सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हमारे सामने लाते हैं, वो बात है। क्योंकि जब हम निम्न वर्ग की भागीदारी की बात करते हैं तो ये, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, 1960 के दशक से जो ब्रिटिश सामाजिक इतिहासकार हैं वो भी लगातार श्रमिकों की बात कर रहे हैं, निम्न वर्गों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ महज वही नहीं है, यहाँ उनकी चेतना की बात है। और इसीलिए इस चेतना का सवाल इस धरातल पर सबाल्टर्न हिस्ट्री, लेफ्टिस्ट हिस्ट्री या लेफ्ट सोशल हिस्ट्री से अलग नज़र आता है। अब जैसे वापस हम इसे राजनीति की नई समझ की बात करें, तो
यूरोप में इरिक हॉब्सबॉम भी औद्योगिक क्रांति से आधुनिक समय से पहले के अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ वे निम्न वर्गीय समाज के हिंसा की बात करते हैं, सोशल बैंडिट्री की बात करते हैं, रॉबिनहुड के उदाहरण की पड़ताल करते हुए। और वहाँ जो बात वे हमारे सामने लाते हैं वह यह कि उस समाज में भी जहाँ ये सोशल बैंडिट्री के एपिसोड्स हो रहे हैं, वहाँ भी राजनीति की अवधारणा तो थी, लेकिन उसके स्वरूप को परिभाषित करते हुए हॉब्सबॉम उसे प्री पॉलिटिकल कॉन्शसनेस अर्थात पूर्व राजनैतिक चेतना का नाम देते हैं। पूर्व राजनैतिक चेतना इसलिए क्योंकि जो राजनीति की संकल्पना एक सार्वभौमिक संकल्पना की तरह मान्यताओं के साथ सामने आती है, यह उन मान्यताओं, उनकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। इसके बरक्स इसकी आलोचना करते हुए रंजीत गुहा कहते हैं कि आधुनिकता से पूर्व के समाज या आधुनिकता से बाहर के समाज जैसे औपनिवेशिक समाजों में जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम हमेशा राजनीति की बुर्जुआ पार्लियामेंट्री मानकों के शर्तों पर जज न करें। भारतीय संदर्भ में वे जैसे बताते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूं तो 1855 में आदिवासी विद्रोह की बात करते हुए वे बताते हैं कि किस तरह से सिद्धू और कानू दो आदिवासी नेता, उन्हें उनके अनुयायी यह मानने लगे कि उनके नेता के देह में साक्षात ईश्वर का वास हो गया है। उनका देह ईश्वर जो ठाकुर के नाम से वहाँ माने जाते थे, वहाँ साक्षात ठाकुर का अवतरण हुआ है। और इसलिए इन आदिवासियों का मानना था कि अब अंग्रेजों की गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस मान्यता को फॉलो करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब इस तथ्य को कैसे देखें? जो औपनिवेशिक एडमिनिस्ट्रेटर, हिस्टोरियंस, क्रॉनिकलर्स हमारे सामने इसकी रपट के साथ आते हैं, या परवर्ती औपनिवेशिक इतिहासकार, ये सभी इस घटना को आदिवासियों के अंधविश्वास के रूप में खारिज करते हैं और उन्होंने माना कि इसी अंधविश्वास के कारण आदिवासी आंदोलन असफल रहा। लेकिन क्या हम एक इतिहासकार के नाते इस विश्वास को आदिवासियों के द्वारा अपने देह को देखने के, अपने नेता के देह को देखने के, उनकी मान्यताओं को, उनकी धार्मिकताओं को खारिज कर दें, क्योंकि यह तार्किक, रैशनल, हिस्टोरिकल ट्रुथ की शर्तों से
परे है, या फिर हम इन उदाहरणों को नए सिरे से पढ़ें और धार्मिकता और राजनीति के बीच, मान्यता और राजनीति के बीच जो एक जटिल संबंध है, उसे बगैर प्री पॉलिटिकल या पोस्ट पॉलिटिकल या टेम्पोरल या इरेशनल आदि विशेषण के हम एक इतिहासकार के नज़रिए से, उसमें भाग लेते हुए आदिवासियों के नज़रिए से हम इनका विश्लेषण करें। ऐसे में इतिहास जो एक रैशनल विषय, एक रैशनल साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह अपने को वैश्विक स्तर पर अपने दावे कर रहा है, उन दावों का क्या? हमारे सामने अनेक जटिल सवाल एक एक कर उभरते आते हैं। अब यदि, जैसा कि मैंने कहा, एक या दो लेक्चर में इन सभी विषयों को एक साथ लाना, इन पर विस्तार से बात करना संभव नहीं, लेकिन जो सवाल छूटते हैं, जिस तरह से औपनिवेशिक समाज की संश्लिष्टताएं हमारे सामने, उनकी विशिष्टताएं हमारे सामने, औपनिवेशिक क्षमा करें, उपाश्रयित चेतना के इर्द गिर्द नए सवाल छोड़ती है, वह अहम है। यहाँ दूसरे स्तर पर देखें तो इससे पहले जिस प्रकार से इतिहासकार अंग्रेजी दस्तावेजों के साथ ही उन दस्तावेजों के आधार पर इतिहास लिखते हुए मिलते हैं, वहीं यहाँ बगैर औपनिवेशिक आर्काइव की उपेक्षा किए हुए नए स्रोतों का जखीरा, जो देसी भाषा में लिखे गए स्रोत हैं, जो अफवाह हैं, जो मिथक हैं, जिन्हें अब तक इतिहास अंधविश्वास कहता रहा, जिन्हें ऐतिहासिक प्रमाण मानने से इनकार करता रहा, इनकी अहमियत हमारे सामने आती है। हमारे सामने एक बड़ा दरीचा खुलता है कि हम उन समाज का, उस समुदाय का इतिहास कैसे लिखें जो अपना इतिहास स्वयं लिखने के में समर्थ नहीं रहे। ऐसे में इतिहास एक विषय और इतिहासकारों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। यह जिम्मेवारी पद्धति के स्तर पर किस तरह से नए सवाल उठाए जाएं, किस तरह से ऐतिहासिक शिल्प को नए तरीके से गढ़ा जाए, किस तरह से नए साक्ष्यों की तलाश की जाए, और फिर किस तरह से हम इस इतिहास को आर्काइव और फील्ड वर्क के जरिए इकट्ठा किए हुए नए साक्ष्यों को किन नए ऐतिहासिक संकल्पनाओं के साथ पेश करें, किस नए सैद्धांतिकी में गढ़ें, यह सब बेहद मानीखेज हो जाता है। तो यहाँ मैं विराम लेता हूँ, हमारी चर्चा जारी रहेगी और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम उपाश्रित इतिहास लेखन के प्रभावों की और इनके आलोचनात्मक नज़रिए से जो एक ज्ञान विज्ञान का, इतिहास का एक नया अध्याय खुला,
उसके ताल्लुकातों की बात करते रहेंगे। शुक्रिया।